आतिश फिशा बुक 1 पार्ट 24 आवाज लुबाबा हैदर पेशकश मीरे कारवां। जब वो लोग ये मंसूबा बना रहे थे तो कौशल्या उन्हें जाम भर भर कर पिला रही थी। महाराज से गद्दारी करके वो पछता रही थी क्योंकि टाइगर से उसे जिल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिला था। वो खामोशी से ये बातें सुनती रही। उसने जाहिर नहीं होने दे कि वो उनकी बातों में दिलचस्पी ले रही है। वैसे उसके जहन में ख्याल जरूर आया था कि अगर वो महाराज को इस आदेश से आगाह कर दे तो उसे माफी मिल सकती है। अगले रोज शाम के बाद वो इस वार्ड के बाहर चोरी छुपे मुझसे मिली और कहा कि अगर महाराज उसे माफ कर दे तो वो उन्हें इस वार्ड के खिलाफ एक खौफनाक साजिश से आगाह कर सकती है। मैं महाराज से बात करने के बाद रात 11 बजे फ्लाई स्काई रेस्टोरेंट के ऊपर एक मैरिज ब्यूरो के दफ्तर में ही उससे मिला और कौशल्या ने मुझे साजिश से आगाह कर दिया। कौशल्या से इस मुलाकात के बाद मैं महाराज की खिदमत में हाजिर हुआ और उसे सारी तफसील से आगाह कर दिया। कौशल्या ये नहीं बता सकी थी कि महात्मा के मुजस्समे का सोना चुराने का तरीक़ाकार क्या होगा। वार्ड में मुजस्समे की हिफाजत का बंदोबस्त कर दिया गया था, लेकिन उस सुरंग की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया था। वो तो इत्तेफाक है कि मेरे जहन में वो बात आ गई थी। इस तरह इनकी दोनों साजिशें नाकाम हो गई, सोना चुराने की भी और मुझे फंसाने की भी। महाराज और दूसरे लोगों का ख्याल है कि वो लोग ज्यादा से ज्यादा 4-5 किलो सोना निकालने में कामयाब हो सके थे, जिसे वो अपने साथ ले गए हैं। तो ये बात है, कौशल्या कहाँ है? थाईवांग ने पूछा। मुझे नहीं मालूम। मैंने उसे रुपोश होने का मशवरा दिया था क्योंकि उसे खतरा था कि अगर टाइगर को शुबा भी हो गया ना तो वो उसे कत्ल कर देगा। मैंने उसे भी ये कहा था कि वो 1 हफ्ते बाद मास्टर हुसैन से फोन पर राब्ता कर ले। मैं कुछ कह नहीं सकता कि वो इस वक्त कहाँ होगी। थाईवांग कुछ कहना चाहती थी कि नर्स चाय लेकर अंदर दाखिल हुई। उसने एक छोटी ट्रे में 2 मग रखे हुए थे, एक मुझे दिया और ट्रे थाईवांग के सामने बेड पर रख दी। अगर मेरी जरूरत ना हो तो मैं जाऊं, मुझे नींद आ रही है। वो थाईवांग से मुखातिब होते हुए बोली। हाँ ठीक है, तुम जाओ, आराम करो। नर्स शीनू के जाने के बाद हम चाय की चुस्कियां लेते हुए देर तक बातें करते रहे। थाईवांग जमाहिया लेने लगी और मेरा दिमाग भी नींद से बोझल सा हो रहा था। मैं उठकर अपने कमरे में आ गया और बिस्तर पर लेटते ही मुझे गहरी नींद आ गई। सुबह थाई ने मुझे झंझोड़कर जगा दिया। उस वक्त 8 बजे थे। मैं 4 बजे के लगभग सोया था। 4 घंटों में नींद पूरी नहीं हो सकी थी। इस तरह जगाए जाने पर दिमाग में सनसनाहट सी हो रही थी। क्या हुआ? क्या बात है? मैं तकरीबन चीख उठा। ये देखो, ये क्या है? थाईवांग बोली। उसके लहजे में थरथराहट थी। मैं चंद लम्हे आंखें मलता रहा। नजरों के सामने कुछ धुंध सी थी। थाईवांग के हाथ में 2 अखबार थे। इन अखबारों की हेडलाइंस पढ़कर मैं उछल पड़ा। मेरे दिमाग में धमाके से होने लगे। महात्मा बुद्ध के मुजस्समे से सोने की चोरी की खबर रात को ही जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गई थी। लोगों को यह भी पता चल गया था कि ये वारदात टाइगर ने अपने बाज नामालूम साथियों के साथ मिलकर की थी। लोगों ने रात ही को हंगामे शुरू कर दिए। ऐसे 3 नाइट क्लब जला दिए गए जिनके बारे में शुबा था कि वो टाइगर की मिल्कियत है। पुलिस और शरपसंदों में रात भर झड़पें होती रही थी, जिनमें 3 आदमी मारे गए थे और कई जख्मी हुए थे। हंगामों के अलावा बुद्ध के मुजस्समे से सोने की चोरी की खबरें भी नुमाया तौर पर शाया की गई थीं। मेरी तस्वीरें भी छपी थीं। मैं अपनी तस्वीर को देर तक देखता रहा। अखबार ने मेरे बारे में बहुत कुछ लिखा था। मुझे हीरो करार दिया गया था। अगर मैं जहानत से काम न लेता तो टाइगर और उसके साथी मुजस्समे से सारा सोना निकाल कर ले जाते। अखबार की इत्तला के मुताबिक टाइगर और उसके साथी मुजस्समे में से तकरीबन 10 किलो सोना निकाल कर ले गए थे। देखा तुमने? तुम उसे चोरी की मामूली वारदात समझते थे। रात को हंगामों में 3 आदमी मारे गए हैं। ये हंगामे और बढ़ेंगे और लोग मारे जाएंगे। लोग उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक टाइगर और उसके साथियों को मौत के घाट नहीं उतार देते। असल लोग हाथ नहीं आएंगे और बेगुनाह मारे जाएंगे। मैंने कहते हुए अखबार एक तरफ रख दिया और बिस्तर से उठ गया। उसके तकरीबन 1 घंटे बाद मैं थाईवांग के साथ बैठा नाश्ता कर रहा था। नाश्ते के दौरान में भी हमारी गुफ्तगू का मौजू यही रहा। इसी दौरान मुझे ये इत्तला मिली कि शहर में इस वक्त भी हंगामे हो रहे थे। महाराज और दूसरे बड़े बड़े राहिब लोगों को हंगामों से रोकने के लिए पूरे शहर में फैल गए थे। एक तरफ शहर में हंगामे हो रहे थे और दूसरी तरफ एक और दिलचस्प सूरत हाल देखने में आई। मैं उस वक्त थाई के कमरे में बैठा हुआ था कि वार्ड के मरकजी दरवाजे की तरफ से शोर की आवाज सुनाई दी। उसके कुछ ही देर बाद क्रॉन्ग दौड़ता हुआ हमारे कमरे में आ गया। उसके हाथ में ऑटोमेटिक राइफल थी और चेहरे पर अजीब से तासुरात। क्या बात है? ये शोर कैसा है? मैंने क्रॉन्ग से पूछा। वार्ड के सामने सैकड़ों लोग जमा हो रहे हैं। वो अपने उस मौसम को देखना चाहते हैं जिसने लॉर्ड बुद्धा को लूटने से बचाया। मेरे साथ चलो, तुम्हें शूफांग ने बुलाया है। शूफांग उस वार्ड का मोहतमिम था। मैंने थाईवांग की तरफ देखा और उठ खड़ा हुआ। थाईवांग भी मेरे साथ जाने को तैयार हो गई। हम अंदरूनी दरवाजे से होते हुए शूफांग के कमरे में पहुंच गए। शूफांग कमरे में टहल रहा था। उसके अंदाज में बेचैनी और इस्तराब नुमाया था। उसने पहले मुझे और फिर थाईवांग को देखा।
اس کی نظروں اور چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اسے یہ صورتحال پسند نہیں آئی تھی۔ باہر کچھ لوگ تم سے ملنا چاہتے ہیں، وہ تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، ان کے سامنے دیوتا بننے کی ضرورت نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ یہاں کچھ اور خرافات شروع ہو جائیں۔ تم صرف 2 منٹ ان کے سامنے رکو گے اور واپس چلے آؤ گے، اور ان کے سامنے کوئی بھاشن دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ امید ہے تم میری باتوں کا خیال رکھو گے۔ شوفانگ کی یہ باتیں میرے لیے خلاف توقع نہیں تھی۔ جب مجھے اس خانقاہ میں بھیجا گیا تھا، اس سے اگلے ہی روز میں نے شوفانگ کا رویہ محسوس کر لیا تھا۔ یہاں میری تقرری کو شاید وہ اپنے معاملات میں مداخلت سمجھتا تھا، لیکن میں نے اس کی باتوں پر کبھی توجہ نہیں دی تھی، اور میرے خیال میں شوفانگ کے دل میں میرے بارے میں کوئی خدشات تھے بھی تو وہ بے بنیاد تھے۔ اتنا عرصہ خانقاہوں میں اور بھکشوؤں کے ساتھ رہتے ہوئے ایک بات میری سمجھ میں آئی تھی کہ یہاں بھی ایک دوسرے کے خلاف سازشیں ہوتی رہتی تھیں۔ ہر شخص اپنا درجہ بڑھانے اور دوسرے کو گرانے کے چکر میں رہتا تھا، لیکن میرا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں نہ تو کوئی بھکشو تھا اور نہ ہی اس حیثیت سے کوئی مذہبی مقام حاصل کرنے کی خواہش تھی، مگر شوفانگ شاید یہ سمجھتا تھا کہ میں اس کی جگہ لینا چاہتا ہوں۔ میں تو ایک غریب الوطن اور بے سہارا آدمی تھا جو اپنے آپ کو دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کر رہا تھا، اور میری یہ خوش قسمتی تھی کہ مجھے مہاراج جیسے شخص کا سہارا مل گیا تھا۔ میں صرف اپنے آپ کو حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرنا چاہتا تھا، اس کے سوا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں نے تھائیوانگ کو اشارہ کیا اور کرونگ کے ہمراہ شوفانگ کے کمرے سے نکل گیا۔ مختلف راہداریوں میں گھومتے ہوئے جب ہم مرکزی ہال سے نکل کر کمپاؤنڈ میں آئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ کمپاؤنڈ کے بڑے گیٹ کے سامنے ہزاروں لوگ جمع تھے، ان میں عورتیں بھی تھیں، مرد اور بچے بھی۔ پھولوں کے گلدستے تقریباً ہر ایک کے ہاتھوں میں نظر آ رہے تھے۔ گیٹ کے اندر اور باہر بھی مسلح پولیس والے موجود تھے جو لوگوں کو گیٹ سے دور رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کرونگ کے کہنے پر میں زیری دروازے سے نکل کر گیٹ کے سامنے پتھر کے ایک چبوترے پر کھڑا ہو گیا۔ مجھے دیکھ کر لوگوں کا جوش و خروش بڑھ گیا اور ان کے نعروں سے فضا گونج رہی تھی۔ میرے ساتھ تھائیوانگ بھی تھی اور پولیس والوں نے ہمیں گھیرے میں لے رکھا تھا، لیکن لوگ آگے بڑھے چلے آ رہے تھے۔ وہ قریب سے مجھے دیکھنا چاہتے تھے، ان کی نظروں میں عقیدت تھی۔ اپنے لیے لوگوں کی یہ عقیدت اور جوش و خروش دیکھ کر میرے دماغ میں سنسنی سی پھیل رہی تھی۔ میں جسے چوری کی ایک معمولی سی واردات سمجھتا رہا تھا، وہ دراصل کوئی معمولی واردات نہیں تھی۔ وہ معمولی سی واردات دراصل لارڈ بدھا پر حملہ تھا، جسے ناکام بنا کر میں نے ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ اس وقت میرے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ میں کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دے رہا ہوں، لیکن اب اپنے سامنے یہ جمع غفیر دیکھ کر مجھے بھی احساس ہونے لگا کہ واقعی میں نے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، مگر میں نے اس پر کسی سے احسان نہیں کیا تھا، اپنا ایک چھوٹا سا فرض ادا کیا تھا، اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ جو کچھ بھی ہوا تھا اس کا ذمہ دار میں تھا۔ نہ میں اس خانقاہ میں موجود ہوتا اور نہ دارا وغیرہ مجسمے کی چوری کا منصوبہ بناتے۔ میرے سامنے چبوترے پر اور اس کے ارد گرد گلدستوں کا ڈھیر بلند ہوتا جا رہا تھا۔ لوگ مجھ پر عقیدت کے پھول نچھاور کر رہے تھے۔ صرف پھول ہی نہیں، قیمتی چیزیں بھی میرے قدموں میں ڈھیر کر رہے تھے۔ عورتوں نے اپنے زیور اتار کر میرے قدموں میں ڈال دیے۔ مرد اپنی کلائیوں پر بندھی ہوئی گھڑیاں، والیٹ اور انگوٹھیاں نذرانے کے طور پر مجھے پیش کر رہے تھے۔ یہ صورتحال میرے لیے دلچسپ بھی تھی اور سنسنی خیز بھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک معمولی سا کارنامہ انجام دے کر لاکھوں دلوں کا محبوب بن جاؤں گا۔ خانقاہ کے محتمم شوفانگ نے مجھے صرف 2 منٹ کا وقت دیا تھا، لیکن مجھے اس چبوترے پر کھڑے ہوئے 1 گھنٹہ ہو چکا تھا۔ لوگوں کا ہجوم بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ 3-4 بھکشو چبوترے کے آس پاس ڈھیر ہونے والی قیمتی چیزیں سمیٹ رہے تھے۔ میں نے ایک بار مڑ کر دیکھا تو شوفانگ 2 اور بھکشوؤں کے ساتھ بدھا والے مجسمے کے جنگلے کے قریب کھڑا ہماری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے میں اس کی اندرونی کیفیت کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ میری اس سے کوئی پرخاش نہیں تھی، میں اسے کوئی دکھ نہیں پہنچانا چاہتا تھا، اس لیے اب میں نے وہاں سے ہٹنے کا فیصلہ کر لیا اور تھائیوانگ کی طرف دیکھتے ہوئے سرگوشی میں کہا، شوفانگ نے مجھے صرف 2 منٹ دیے تھے، اب 1 گھنٹے سے زیادہ وقت ہو چکا ہے، میرا خیال اب ہمیں چلنا چاہیے۔ میں بھی دیکھ رہی ہوں، اگر وہ اپنا خون جلا رہے تو اس میں ہمارا کیا قصور، کھڑا رہنے دو اسے۔ وہ مسکرائی، میرے خیال میں اچھی بات نہیں، میں شوفانگ کو ناراض کرنا مناسب نہیں سمجھتا، میں بلا وجہ اپنے دشمنوں کی تعداد میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا۔ اس میں دشمنی کی کیا بات ہے؟ تم نے اس کی باتوں سے اندازہ نہیں لگایا، وہ اس وارڈ کا محتمم ہے، وہ نہیں چاہتا کہ یہاں اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا مقبولیت حاصل کرے۔ اسے یہ بھی خدشہ ہے کہ شاید میں اس کے اختیارات چھیننا چاہتا ہوں، جبکہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ مجھے تو یہاں صرف بھکشوؤں کو مارشل آرٹس کی ٹریننگ دینے کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن مہاراج نے کچھ اضافی ذمہ داریاں بھی سونپ دی ہیں۔ غالباً یہی بات شوفانگ کو ناگوار گزری ہے، پر میں بات کو آگے نہیں بڑھانا چاہتا، اور واقعی مجھے ہیرو بننے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر تم اس طرح پیچھے ہٹنا چاہتے ہو تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں چبوترے سے اترنا ہی چاہتا تھا کہ ایک جوان اور خوبصورت لڑکی لوگوں کے ہجوم کو چیرتی ہوئے آگے بڑھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں ایک بڑا گلدستہ اٹھا رکھا تھا۔
लोग गुलदस्ते चबूतरे पर और उसके आसपास रखते चले जा रहे थे, लेकिन वो लड़की शायद गुलदस्ता मेरे हाथ में देना चाहती थी। मैंने एक नजर उसकी तरफ देखा। उसने नीले रंग का मिनी स्कर्ट और ब्लाउज पहन रखा था। उम्र 18 साल से ज्यादा नहीं थी। मैं थाईवांग के साथ चबूतरे की सीढ़ी की तरफ बढ़ गया। कोर थर्ड, वो लड़की चीखी। एक्सक्यूज मी। मैं रुक गया। वो लड़की लोगों को हटाती हुई आगे बढ़ी और गुलदस्ता मेरी तरफ बढ़ा दिया। खूब खन, यानी शुक्रिया। मैंने मुस्कुराते हुए गुलदस्ता उसके हाथ से ले लिया। उस लड़की के चेहरे पर इस तरह तमानियत आ गई जैसे सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। उसके होठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। वो चंद लम्हे वहां खड़ी मेरी तरफ देखती रही और फिर रास्ता बनाती हुई वापस चली गई। मैं थाई के साथ चबूतरे से उतर आया। 3-4 भिक्षु अब भी वो चीजें समेटने में मसरूफ थे जो लोगों ने मेरी खिदमत में नजराने के तौर पर पेश की थी, और इधर उधर वो बिखरी हुई थी। गेट के जली दरवाजे के दाएं बाएं 2 मुसल्लह पुलिस वाले खड़े थे। करीब से गुजरते हुए मैंने वो गुलदस्ता एक पुलिस वाले के हाथ में दे दिया, जिसे उसने उस आहनी जंगले की सलाखों में फंसाकर अटका दिया। गेट के सामने अब भी सैकड़ों लोग जमा थे। मैं सोने के मुजस्समे वाले जंगले के करीब से गुजरा तो वहां खड़ा हुआ शूफांग बड़ी नागवार नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। थाईवांग तो उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी, मगर मैं चेहरे पर कोई तासुर नहीं ला सका। हम दोनों खानका वाले हिस्से से निकलकर रिहायशी हिस्से की तरफ आ गए, और फिर उसी वक्त वो कान फाड़ देने वाला धमाका सुनाई दिया। मेरे कदम लड़खड़ा गए। अपने आप को संभालने की कोशिश भी मैं न कर सका और नीचे गिर गया। थाईवांग भी गिर चुकी थी। धमाके के फौरन बाद ही आहो बका और चीखों का शोर सुनाई देने लगा। मेरे हवास मख्तल हो गए। कानों में साए साए की आवाजें गूंज रही थी, जैसे तेज आंधी चल रही हो। जहन माउफ हो चुका था। चंद लम्हों तक तो मैं कुछ समझ न सका कि हुआ क्या है। फिर अचानक जैसे होश आ गया। चीखों की आवाजें मेरी समाज से टकरा रही थी। मैं एक झटके से उठ खड़ा हुआ। थाईवांग जमीन पर पड़ी थी। खौफ और दहशत से उसकी आंखें फटी पड़ रही थी। तुम अपने कमरे में जाओ, मेरे पीछे मत आना। मैं चीखता हुआ खानका की तरफ दौड़ा। एक अजीब कयामत ज़ुहरा का मंजर मेरे सामने था। कंपाउंड में 3-4 भिक्षु फर्श पर पड़े तड़प रहे थे। गेट के पास 3 पुलिस वालों की लाशें पड़ी थी, और जेली दरवाजे के करीब जो 2 पुलिस वाले खड़े थे उनके जिस्मों के चिथड़े उड़ गए थे। जिस्मानी आज़ा इधर उधर बिखरे हुए थे। गेट के बाहर भी कुछ लाशें थी। उनमें 2 भिक्षुओं और 10-11 साल के एक बच्चे की लाश भी थी। कुछ देर पहले यहाँ बड़ा रूह परवर मंजर था। बुद्धा के अकीदतमंद अपने मोहसिन को खराज तहसीन पेश करने के लिए पुरजोश नारे लगा रहे थे। मजहबी गीत गा रहे थे, मगर अब चीखम धाड़ मची हुई थी। आहो बका की आवाजें थी और अजीब अफरा तफरी थी। सैकड़ों लोग भागने की कोशिश में एक दूसरे के ऊपर गिरे पड़ रहे थे। हर तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था। गोश्त के लोथड़े दीवारों से चिपके हुए थे, जिनसे खून टपक रहा था। गेट मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। सोने के मुजस्समे वाले जंगले को भी नुकसान पहुंचा था। शूफांग जंगले के करीब पड़ा हुआ था। उसके एक बाजू से खून बह रहा था। ये रूह फरसा मंजर देखकर मैं कांप उठा। जो मुहाफिज और पुलिस वाले जख्मी होने से बच गए थे, उन्हें इस खौफनाक मंजर ने जहनी तौर पर मफलूज कर दिया था। मेरी तरह शायद उनकी भी समझ में नहीं आ रहा था कि सब कुछ कैसे हो गया। फिर अचानक एक मुहाफिज चीख उठा। ये क्रोंग था। लोगों को यहाँ से हटाओ, जख्मियों को उठाओ, वो मर रहे हैं। क्रोंग भी जख्मी था, लेकिन उसने अपने हवास बहाल रखे थे। दूसरे मुहाफिज और पुलिस वाले भी हरकत में आ गए। मैं भी मुतहर्रिक हो गया और हम जख्मियों को उठाने लगे। फिर कुछ ही देर बाद चारों तरफ से सायरन की आवाजें सुनाई देने लगी। लगता था जैसे पूरे शहर की पुलिस, कारों और एम्बुलेंसों ने इस तरफ का रुख कर लिया हो। और फिर देखते ही देखते वार्ड के इर्द गिर्द के इलाके को पुलिस ने घेरे में ले लिया। इमदादी पार्टियों ने काम शुरू कर दिया। लाशों और जख्मियों को उठा उठाकर एम्बुलेंसों में डाला जाने लगा। एक बार फिर शहर की तमाम खानकाहों के राहिब और पुलिस के आला अफसरान पहुंच गए। सूरत हाल का जायजा लेने के बाद यह नतीजा खस करने में देर नहीं लगी कि मुझे बम से उड़ाने की कोशिश की गई थी। माहिरीन ने यह भी अंदाजा लगा लिया था कि वो बम किस जगह पर फटा था। मेरी नजरों के सामने नीले लिबास वाली उस खूबसूरत लड़की का चेहरा घूम गया जिसने सबसे आखिर में मुझे गुलदस्ता दिया था, और वो गुलदस्ता मैंने जेली दरवाजे के करीब खड़े हुए एक पुलिस कांस्टेबल को थमा दिया था, जिसने उसे जंगले की सलाखों में फंसा दिया था। बम उस गुलदस्ते में था। सबसे ज्यादा मुतासिर वही जगह हुई थी, और उस जेली दरवाजे के करीब खड़े हुए दोनों पुलिस वालों के जिस्मों के पर खच्चे उड़ गए थे। एक एक लम्हा मेरी नजरों के सामने घूम गया। नीले लिबास वाली वो खूबसूरत लड़की किस तरह हुजूम को चीरती हुई आगे आई थी। उसने मुझे आवाज देकर रोका था, और गुलदस्ता मेरे हाथ में देने के बाद उसके चेहरे पर तमानियत सी आ गई थी। वो बड़ा सा गुलदस्ता प्लास्टिक के खूबसूरत गुलदान में था। मुझे वो गुलदान दूसरे गुलदानों की निस्बत कदरे वजनी महसूस हुआ था, लेकिन उस वक्त मैंने ख्याल नहीं किया था। और अब ये बात मेरी समझ में आ रही थी कि लड़की ने वो गुलदस्ता खास तौर पर मेरे हाथ में ही क्यों दिया था। उस गुलदस्ते में हुजम में छोटा मगर निहायत ताकतवर टाइम बम था। अगर वो गुलदस्ता चंद मिनट और मेरे हाथ में रहता तो मेरे जिस्म के पर खच्चे उड़ जाते, पर किस्मत ने एक बार फिर मेरा साथ दिया था।
मैं तो बच गया मगर कई बेगुनाह मारे गए थे। महाराज भी सूरत हाल को समझ गए थे। उस वक्त वहाँ बड़े बड़े राहिबों में ये बहस भी छिड़ गई थी कि ये मजहबी जंग है। पहले बुद्धा के मुजस्समे से सोना चुराया गया और फिर वाट में ये खूनरेजी। लेकिन महाराज वांग वंग्याय बड़ी मुश्किल से इन राहिबों को कायल करने में कामयाब हो गए कि ये कोई मजहबी जंग नहीं, एक जराइम पेशा गिरोह की मुजरिमाना सरगर्मियां हैं जो सिर्फ और सिर्फ मुझे मौत के घाट उतारना चाहते हैं। वो गुलदस्ता खास तौर पर मेरे हाथ में दिया गया ताकि मेरी जिंदगी का खात्मा हो जाए। उस वार्ड को दूर दूर तक पुलिस की भारी नफरी ने घेरे में ले रखा था। वार्ड के नीचे नाले में भी पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी। शाम तक वहां से मलबा हटा दिया गया और खून में लथपथ दीवारें और फर्श भी धो दिया गया। शाम को मैं थोड़ी देर के लिए थाई के पास आ गया। वो बिस्तर पर लेटी हुई थी और बड़ी निढाल सी लग रही थी। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो सब कुछ अपनी आंखों से देख कर आई थी जिसने उसकी तबीयत को मजीद खराब कर दिया था। शीनो नाम की वो नर्स अपने काम के सिलसिले में बड़ी फर्शनास वाक़ हुई थी। उसने बड़ी महारत से थाई को संभाल रखा था। सुबह नाश्ते के बाद से अब तक मैंने कुछ नहीं खाया था। इस सूरत हाल में खाने पीने का होश ही किसे रहा था। थाई वांग और शीनो भी भूखी बैठी रही थी। उस वक्त शीनो ने अक्लमंदी ये की कि किचन से चाय बनवाने के अलावा खाने पीने की कुछ चीजें भी ले आई थी। तकरीबन 1 घंटे बाद मैं दोबारा वार्ड में आ गया जहां महाराज के अलावा चंद और राहिब भी मौजूद थे। बम धमाके से खानका की बिजली और टेलीफोन की लाइनें भी मुतासर हुई थी जिन्हें दुरुस्त कर दिया गया था। और उस वक्त कुछ ऐसे माहिरीन भी मौजूद थे जो इस बात का जायजा ले रहे थे कि महात्मा बुद्ध के सोने के मुजस्समे को खुली जगह से हटाकर मरकजी हॉल में किस जगह रखा जाए। रात 10 बजे के करीब मैं कमरे में आया तो महाराज भी मेरे साथ था। थाई वांग महाराज को देखकर बैठ गई। महाराज के खाने का बंदोबस्त भी वहीं कर दिया गया था। हम तीनों बल्कि चारों ने वहीं बैठकर खाना खाया। नर्स भी हमारे साथ थी। खाने के बाद नर्स को वहां से हटा दिया गया और महाराज मुझसे वो बातें करने लगा जो वो दूसरों के सामने नहीं करना चाहता था। तमाम सूरत हाल तुम्हारे सामने है, महाराज कह रहा था। तुमने उनका सोने की चोरी वाला मंसूबा नाकाम बना दिया था। ये इसका रद्द अमल है कि आज तुम्हें बम से उड़ा देने की कोशिश की गई, लेकिन हमेशा की तरह तुम इस मर्तबा भी बच गए। इसका एक मतलब ये है कि तुम सच्चाई पर हो और सच्चाई को कभी शिकस्त नहीं दी जा सकती, लेकिन इसके साथ ही तुम्हारे लिए खतरात बढ़ गए हैं। तुम पर पहले से ज्यादा शिद्दत से हमले होंगे और कल रात से अब तक जो सूरत हाल सामने आई है उससे मैंने ये अंदाजा भी लगाया है कि अंदरूनी तौर पर भी तुम्हारे खिलाफ कुछ साजिश हो रही है। मैं नहीं चाहता कि यहाँ तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे, इसलिए मैंने फौरी तौर पर तुम्हें यहाँ से हटाने का फैसला किया है। मुझे अपने खिलाफ इस अंदरूनी साजिश का कुछ अंदाजा हो रहा है। महाराज के चुप होने पर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, शूफांग को जो मुझसे नफरत पैदा हो गई है उसकी एक झलक मैंने आज सुबह उसकी आंखों में देख ली थी, और आज शाम को तो उसने वाज़ेह तौर पर कह दिया था कि इस वार्ड में जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। वो खुलकर तो नहीं कह सका, लेकिन उसकी ख्वाहिश थी कि मैं जल्द से जल्द यहाँ से चला जाऊँ। शूफांग कीना परवर आदमी है। लॉर्ड बुद्धा की तालीमात हमें एक दूसरे से मोहब्बत और वफादारी का दर्ज देती हैं, लेकिन शायद तुम अभी इन बातों को ना समझ सको। सियासत की तरह मजहब में भी धोखा, रयाकारी, फरेब और मुनाफिकत पैदा हो चुकी है। किसी एक ही फिरके के मजहबी पेशवा एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए मौके की ताक में रहते हैं। यही सब कुछ हमारे यहाँ भी हो रहा है। बाज अंदरूनी साजिशें हमारे इस मजहब को कमजोर कर रही हैं। अगर तुम मुताला करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि लॉर्ड बुद्धा ने हिंदू मत को तर्क करके इस मजहब की बुनियाद रखी जिसका मकसद सच्चाई और वफादारी का प्रचार है। लॉर्ड बुद्धा की तालीमात कत्ल, चोरी, जिना, झूठ, नशा, ऐशो इशरत और दुनियावी जाहो हशम की तलब से रोकती हैं, लेकिन आज ये सब कुछ हो रहा है। रियाजत, फाका कशी और रहबानियत एक तरह से इस मजहब की बुनियाद है, लेकिन आज कितने राहिब हैं जो उस पर अमल करते हैं। इन तालीमात का दर्ज देने वाले खुद गुनाहों की दलदल में धंसे हुए हैं। शूफांग का शुमार भी ऐसे ही राहिबों में होता है। झूठ, मकरो फरेब और रयाकारी को उसने अपना वतीरा बना लिया है। वो बज़ाहिर तो भिक्षु है, लेकिन रईसों जैसी जिंदगी बसर करता है। उसने अपने कमरे को इशरत कदा बना रखा है। वो साजिशी जहन का मालिक है। मैं ये भी जानता हूँ कि वो खुद तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, लेकिन लालच में आकर किसी का आलाकार बन सकता है। इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ से हटाने का फैसला कर लिया है। मैं नहीं चाहता कि यहाँ रहते हुए तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। वैसे भी तुम्हारी तरबियत का कुछ हिस्सा बाकी है, और मैं चाहता हूँ इस दौरान में तुम अपनी वो तरबियत भी मुकम्मल कर लो। अब मुझे कहाँ जाना होगा महाराज? मेरे आदमी तुम्हें लेने के लिए आज रात किसी वक्त पहुंच जाएंगे, महाराज कहते हुए उठ गए। और जब मैंने उनके लिए कमरे का दरवाजा खोला तो बाहर गैलरी में दरवाजे के करीबी एक भिक्षु को देखकर चौंक गया। न जाने क्यों मुझे यह एहसास हो रहा था कि वो छुपकर हमारी बातें सुन रहा था, लेकिन फिर यह ख्याल जहन से झटक दिया, किसी को छुपकर हमारी बातें सुनने की जरूरत ही क्या थी।
और फिर ये भिक्षु तो मेरा शागिर्द था, वो कैसी हरकत नहीं कर सकता था। उसने हम दोनों को देखकर वो किया और मौदेबान अंदाज में एक तरफ खड़ा हो गया। महाराज के जाने के बाद मैं दोबारा थाई के कमरे में आ गया। शीनू अपने कमरे में जा चुकी थी। थाई ने अपने कपड़े और दवाएं वगैरह पैक करके बैग में रख ली थी। मैं भी अपना बैग पैक करके उस कमरे में ले आया था। थोड़ी देर बाद शीनू भी अपना बैग लेकर इस कमरे में आ गई। थाई अगरचे पहले से अब बहुत बेहतर थी, वो दवाएं भी खुद इस्तेमाल कर सकती थी। अब अगरचे उसे नर्स की जरूरत नहीं थी, लेकिन चूंकि महाराज ने सिलसिले में कोई खास हिदायत नहीं दी थी, इसलिए अगर शीनू हमारे साथ जा रही थी तो हमें क्या एतराज हो सकता था। रात 2 बजे महाराज के आदमी हमें लेने के लिए पहुंच गए। उनमें एक कांग था और दूसरा चियांग। मौखिरुल जिक्र चीनियुल नस्ल था। कांग को देखकर मुझे इत्मीनान हुआ कि जान पहचान का आदमी तो था। अकबी गली वाले दरवाजे के ऐन सामने स्याह रंग की एक वैन खड़ी थी। हम तीनों को वैन के पिछले हिस्से में बैठा दिया गया। चियांग ने ड्राइविंग सीट संभाली और कांग उसके साथ पैसेंजर सीट पर बैठ गया। शहर की सड़कें वीरान थी। किसी सड़क पर कोई इक्का दुक्का गाड़ी नजर आ जाती थी। चियांग वैन को मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ाता रहा। मेरा ख्याल था कि वो इस बात का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि ताक़ुब तो नहीं हो रहा। फिर मुतमईन होकर उसने गाड़ी एक कुशादा सड़क पर मोड़ दी। यही सड़क आगे जाकर हाईवे 3 से जा मिलती थी। चंद मील इसी हाईवे पर मशरक की तरफ सफर करने के बाद वैन जुनूब की तरफ एक और हाईवे पर मुड़ गई। सड़क के दोनों तरफ छोटी छोटी पहाड़ियां थीं जिन पर सब्जे और दरख्तों की बहुतात थी। तकरीबन 2 घंटे उस हाईवे पर सफर करने के बाद वैन पहाड़ियों में एक और तंग सी सड़क पर मुड़ गई। ये कोई बाकायदा सड़क नहीं थी, एक तंग पथरीला सा रास्ता था जो छोटी छोटी पहाड़ियों में बल खाता हुआ चला जाता था। वैन की रफ्तार बहुत हल्की थी। फिर तकरीबन 40 मिनट बाद वैन एक जगह रुक गई। कांग इशारा करता हुआ नीचे उतर गया। शीनू और थाई ऊँग रही थी। मैंने झिंझोड़कर दोनों को जगाया और हम नीचे उतर आए। मैं वैन के करीब खड़ा इधर उधर देखने लगा। ऊपर किसी जगह मध्यम सी रोशनी नजर आ रही थी। वो पहाड़ी ज्यादा ऊंची नहीं थी। ऊपर चढ़ने के लिए एक तंग सा रास्ता था जो चट्टान को काट कर बनाया गया था। चियांग आगे था, उसके पीछे शीनू, थाईवांग और मैं। आखिर में कांग था जिसने कंधे पर ऑटोमेटिक राइफल लटका रखी थी। इस तंग से रास्ते का अख्तिताम तकरीबन 200 फुट ऊपर एक मुस्तैसा जगह पर हुआ। ये एक खासा वसी मैदान था जिसके एक तरफ कोई कॉटेज या मकान बना हुआ था। 1-2 खिड़कियों में रोशनी भी हो रही थी। वो रोशनी जो नीचे से नजर आई थी, इस तंग से रास्ते के अख्तिताम पर एक बल्ब था जो गालिबन उस रास्ते की निशानदेही के लिए जलाया गया था। कांग बरामदे में पहुंचकर दरवाजे को जोर जोर से धड़धड़ाने लगा। दरवाजा खुलने में ज्यादा देर नहीं लगी। वो एक दुबली पतली सी जवान लड़की थी। बाल बिखरे हुए थे और आंखों में नींद का खुमार था। वो गालिबन सो रही थी और दरवाजा धड़धड़ाए जाने की आवाज सुनकर जाग गई थी। दरवाजा आराम से नहीं खटखटा सकते थे? तुम्हें कॉल बैक का बटन नजर नहीं आया था? लड़की के लहजे में नागवारी थी। वो कांग को घूर रही थी। सॉरी मिस बटरफ्लाई, रात का आखिरी पहर है, मैं समझा तुम गहरी नींद सो रही होगी, इसलिए। ठीक है, अब अंदर आओगे या बाहर खड़ी बातें करते रहोगे? कांग ने माजरत आमेज लहजे में कहा तो लड़की ने उसकी बात काटकर जवाब दिया। हम अंदर आ गए। रात की तारीकी में बाहर से उसके मकान के बारे में कुछ अंदाजा नहीं हो सका था, लेकिन अंदर से बटरफ्लाई का ये मकान खासा कुशादा था। गालिबन 5-6 कमरे थे। एक वसी और इस हॉल उसके अलावा था। मिस बटरफ्लाई ने अंदर आकर सारी बत्तियां जला दी। मैंने हॉल की एक दीवार पर लगी हुई घड़ी की तरफ देखा। सुबह के 5 बजने वाले थे। जो कमरा पसंद आए कब्जा कर लो, कांग ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मैंने कमरे का दरवाजा खोला। अंदर बेड पर एक अधेड़ उम्र औरत सो रही थी। मैंने वो दरवाजा बंद कर दिया और दूसरे कमरे में आ गया और अपना बैग एक कुर्सी पर फेंक दिया। थाईवांग और शीनू ने भी एक कमरे पर कब्जा कर लिया था। सुबह मेरी आंख देर से खुली, तब पता चला कि कांग और चियांग हमें यहाँ छोड़ने के थोड़ी देर बाद ही वापस चले गए थे। अलबत्ता 2 दूसरे आदमी दिखाई दिए थे। उनमें से किसी की भी उम्र 30 से ज्यादा नहीं थी। एक क्लीन शेव था, दूसरे की मूछें चूहे की दुम की तरह होठों के किनारों से लटकी हुई थी। दोनों के बाल बेतहाशा बढ़े हुए थे। एक ने बाकायदा चुटिया बना रखी थी और दूसरे के बाल गर्दन पर बिखरे हुए थे। पेशानी पर बालों को रोकने के लिए हेयर बैंड लगाया गया था। दोनों ने धारीदार टी-शर्ट्स और जीन्स पहन रखी थी। अपने हुलियों से वो सड़क छाप गुंडे ही लगते थे। मैं जब से महाराज की पनाह में आया था, ऐसे लोगों से वास्ता पड़ता ही रहता था और मैं जानता था किस किस्म के लोग बड़े खतरनाक होते हैं। मिस बटरफ्लाई के साथ दूसरी अधेड़ उम्र औरत भी बड़ी पुरकशिश थी। हमारे लिए नाश्ता उसी ने बनाया था। मुझे ये अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि उन्हें हमारे बारे में पहले से ही बता दिया गया था। बाहर बैठे उन दोनों आदमियों के बारे में तो मैं समझ गया था कि उन्हें हमारी हिफाजत के लिए भेजा गया था, लेकिन मिस बटरफ्लाई और मिस रताना अपने बारे में कुछ बताने से गुरेज कर रही थी। वो मुसल्ला मैदान फुटबॉल के ग्राउंड के बराबर था। वो मकान भी खासा बड़ा था। उससे जरा दूर हटकर 2-3 कमरों पर मुश्तमिल एक और कॉटेज था।
उस मैदान के चारों तरफ गुंजान दरख्त थे जो गोया चार दीवारी का काम दे रहे थे। एक वो रास्ता था जिसकी तरफ से हम आए थे और दूसरा रास्ता उस चट्टान के दूसरी तरफ था। ये रास्ता खासा कुशादा था और उससे गाड़ी भी आ सकती थी। ऊपर लोहे के पाइपों का गेट लगा हुआ था। इस किस्म का गेट चट्टान के दामन में भी था ताकि कोई गैर मुताल्लिक गाड़ी इस रास्ते से ना आ सके। चट्टान के दूसरी तरफ नशेब में तकरीबन 2 मील के फासले पर दूर तक चांदबोरी शहर फैला हुआ था। उसके साथ साथ समंदर का साहिल था जो खम खाता हुआ इस चट्टान के दूसरी तरफ तकरीबन 200 गज के फासले से जनूब की तरफ चला गया था। बड़ी खूबसूरत जगह थी और महफूज भी। महाराज ने इसीलिए सिर्फ 2 आदमियों को यहाँ भेजा था। बिजली के अलावा यहाँ टेलीफोन की लाइन भी मौजूद थी। उस रोज नाश्ता करने के बाद हम इधर उधर घूमते रहे। दोनों मुहाफिज अपनी अपनी जगहों पर बैठे रहे। उनमें से किसी ने हमारे पीछे आने की कोशिश नहीं की, अलबत्ता उनकी नजरें हमारा ताक़ुब करती रही थी। दोपहर से कुछ ही देर बाद एक बूढ़ा आदमी भी वहां पहुंच गया। मेरे ख्याल में उसकी उम्र 60 के लगभग रही होगी। दुबला पतला सा, थोड़ी पर चंद बाल जिन्हें दाढ़ी कहा जा सकता था। चंद बाल होठों के किनारों पर भी थे जिन पर मूंछों का शायबा होता था। उसका नाम पकोला था और यह अजीब सा नाम था, जबकि हुलिये के एतबार से मेरे ख्याल में उसका नाम नेवला होना चाहिए था। वो इस तंग से रास्ते से आया था जिस रास्ते से हम रात को आए थे। चट्टान पर चढ़ते हुए हमारा तो सांस फूल गया था, लेकिन वो बिल्कुल ताज़ा दम लग रहा था, जैसे उस बुलंदी ने उसका कुछ ना बिगाड़ा हो। पकोला को महाराज ने यहाँ भेजा था ताकि मेरी तरबियत का अगला मरहला मुकम्मल हो जाए, और वो मरहला था ची की प्रैक्टिस। और अगले रोज मेरी प्रैक्टिस शुरू हो गई। मुझे सुबह सवेरे ही जगा दिया गया और पकोला मुझे ची के बारे में लेक्चर देने लगा। ची हर जानदार के अंदर वो पोशीदा कुव्वत है जिसे अगर दरियाफ्त कर लिया जाए तो नादीदा कुव्वत का कैसा खजाना हासिल किया जा सकता है जिसकी ख्वाहिश सभी लोग करते हैं। एक कमजोर तरीन आदमी अपने से कई गुना ताकतवर आदमी की हड्डियों का सुरमा बना सकता है। आंखों में वो बड़ी पुरस्कार कुव्वत पैदा हो जाती है कि नजरों के इशारे पर बड़ी से बड़ी और वजनी चीज को उसकी जगह से हिलाया जा सकता है। दिमागी कुव्वत ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम देती है कि अकल दंग रह जाती है। लेकिन आज तक दुनिया में बहुत कम लोग अपने अंदर ची की ये पुरस्कार कुव्वत बेदार कर सके हैं, क्योंकि उसके लिए बड़ी रियाजत की जरूरत होती है। ची की कुव्वत का अंदाजा सांप से लगाया जा सकता है। सांप जमीन पर रेंगने वाला मामूली सा कीड़ा जिसका जिस्म इस कदर कमजोर होता है कि उसे आसानी से मसला जा सकता है, लेकिन उसके अंदर ची की ये पुरस्कार कुव्वत मौजूद है और वो उससे काम लेता है। सांप के जहर से कता नजर, सांप अगर भारी भरकम और ताकतवर पहलवान की टांगों से लिपट जाए तो टांग की हड्डी तोड़ देता है। इंसान में भी ची की ये पुरस्कार कुव्वत बदरजा अतम मौजूद है, लेकिन 99% लोग इससे वाकिफ ही नहीं, और जो वाकिफ हैं वो उसे बेदार करने की कोशिश नहीं करते, और जो कोशिश करते हैं उनमें लाखों में से एक ऐसा होगा जो कामयाबी हासिल करता है। पकोला मुझे बता रहा था कि ची की इस पुरस्कार कुव्वत को किस तरह अंदर से उभारा जाता है। उसने मुझे योगा के एक इंस्टांस में बिठा दिया, आलती पालती मारकर। दोनों हाथ सामने घुटनों पर और कमर बिल्कुल सीधी, गर्दन अकड़ी हुई। वो खुद भी इसी पोस्टर में था और मुझे मखसूस अंदाज में सांस लेने को बता रहा था। मार्शल आर्ट्स की तरबियत के दौरान में बहुत सी कठिनाइयां मैं बर्दाश्त कर चुका था, लेकिन इस पोजीशन में तो आधे घंटे से ज्यादा बैठ नहीं सका। मेरी तख्ते की तरह अकड़ी हुई कमर खुद ब खुद झुकने लगी। 1 हफ्ता गुजर गया। अभी मेरी यही तरबियत जारी थी। अभी मेरा पोस्चर परफेक्ट नहीं हो सका था। उससे मैंने अंदाजा लगा लिया था कि आगे चलकर ये तरबियत किस कदर कठिन साबित होगी। उस रोज शाम को ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मैंने एक सवाल किया तो पकोला ने जवाब देते हुए कहा, आज के दौर में तो मैं किसी के बारे में नहीं जानता। 18-20 साल पहले अमेरिका के चैम्बरलेन नामी कस्बे में कैरी नाम की एक ऐसी लड़की मौजूद थी जो इस किस्म की पुरस्कार कुव्वतों की मालिक थी। कैरी का ताल्लुक एक गरीब घराने से था। बाप जराइम पेशा शराबी और जुआरी था। माँ कट्टर किस्म की मजहबी औरत थी। कैरी के बाप का जब इंतकाल हुआ उस वक्त वो सिर्फ 3 बरस की थी। बदसूरत होने के साथ साथ उसे दूसरी खामियों का भी एहसास था जिसने उसे छोटी सी उम्र में ही चिड़चिड़ा बना दिया था। माँ उससे ज्यादा बदमिजाज और चिड़चिड़ी थी। वो मामूली मामूली बातों पर कैरी को पीट के रख देती थी। ची की ये पुरस्कार कुव्वत हर इंसान के अंदर मौजूद होती है। उसे हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ये पुरस्कार कुव्वत कैरी में भी थी, लेकिन कैरी को उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। उसे कुव्वत खुद ब खुद हासिल हो गई थी और इसका इंकशाफ महज इत्तेफाक से हुआ था। उस रोज वो अपनी माँ के साथ बैठी चाय पी रही थी। उससे थोड़ी देर पहले वो अपनी माँ के हाथों बुरी तरह पिट चुकी थी। चाय पीते हुए कैरी के दिल में ख्वाहिश उभरी कि काश उसकी माँ के हाथ से चाय का कप छूट जाए और उसके नए कपड़ों का बेड़ा गर्क हो जाए। उसने कप की तरफ देखा और दूसरे ही लम्हे चाय का कप माँ के हाथ से छूट गया और उसके नए कपड़ों का सत्यानाश हो गया। कैरी चौंक गई। उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई।
उसे एहसास हो गया कि उसकी आंखों में कोई ऐसी कुव्वत मौजूद है जिससे वो अपनी मर्जी के मुताबिक काम ले सकती है। वो उस कुव्वत को उभारने के लिए प्रैक्टिस करने लगी। उसकी आंखों में इतनी कुव्वत पैदा हो चुकी थी कि वो अपनी नजरों से भारी चीज को उसकी जगह से हरकत दे सकती थी। वो खाने की मेज को हाथ लगाए बगैर उसकी जगह से कई फुट ऊपर उठा देती, भारी मसहरी को हाथ लगाए बगैर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती। और फिर कैरी को अपने अंदर मौजूद एक और पुरस्कार कुव्वत का एहसास हुआ। ये कुव्वत उसके दिमाग में थी। वो अपनी सोच से ऐसे काम ले सकती थी जिनका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। एक रोज माँ से डांट पड़ी तो उसने अपनी सोच से काम लेकर अपने मकान की छत पर पत्थरों की बारिश करवा दी। लुत्फ की बात तो ये थी कि पड़ोस के किसी मकान पर एक पत्थर भी नहीं गिरा था। यहाँ पर पार्ट 24 का अख्तिताम होता है। आगे कहानी सुनने के लिए पार्ट 25 समाअत फरमाएं।